दोस्तों नमस्ते। आप लोगों का वेलकम है हिंदी स्टोरी में। और हम लोग अभी नाटक देख रहे हैं सभी, परंतु बहुत विस्तृत रूप से नाटक देखना अभी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नाटक बहुत लॉन्ग है और उतना यदि हम लोग देखना चाहें तो काफ़ी लेट हो जाएगा। इसीलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर एक नाटक का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में आ सकता है, उसी का विस्तृत रूप लेकर आए हैं। और आई होप वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसीलिए कि ये देख लेने के बाद आप लोग का ज़रूर 10, कम से कम 10 तो कम ही बोल दिए, 40-45 अच्छे से रिवीजन कर लेने के बाद आप लोगों का मार्क्स स्कोर हो सकता है। और ये जितना भी नाटक जो हम करवा रहे हैं, यह हिंदी UCG नेट का नाटक है। मतलब सारे सिलेबस में दिया हुआ है ये सारे नाटक, और ये यूनिट 8 है। यूनिट 8 में जितने भी नाटक हैं वो सारे नाटक का आज हम लोग संपूर्ण तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मुख्य बिंदु हम अपने वाचन के द्वारा आप लोगों के साथ प्रस्तुत करेंगे। सारे नाटककार और सारे नाटक जो हैं वो सब का हम लोग मुख्य बिंदु देखेंगे और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी वाचन सुनिएगा। और कहा जाता है जिसका माइंड कभी कभी नहीं चलता है वो सुनकर बहुत चीज़ ऑब्जर्व कर लेता है, जैसे मैं करती हूँ। शायद कोई होंगे आप लोगों में से जो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए इस सारे नाटक को शुरुआत करते हैं, शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले हमारे नाटककार में आते हैं भारत तेंदु जी, जिन्होंने 2 नाटक दिया हुआ है हम लोग का सिलेबस में। पहला है अंधेरी नगरी और दूसरा है भारत दुर्दशा। तो पहले हम लोग अंधेरी नगरी को देखते हैं, इसके बाद देखेंगे भारत दुर्दशा को। दोनों ही नाटक भारत तेंदु जी का ही लिखा हुआ है। तो चलिए पहले अंधेरी नगरी की ओर हम लोग चलते हैं। अंधेरी नगरी यह एक पर्सन है और यह भारत तेंदु जी के द्वारा लिखा हुआ है, यह तो हमने बता दिया। यह परहर्सन 1881 ईस्वी में लिखा गया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यह लोक कथा पर आधारित परहर्सन है। उस बिंदु हिंदू नेशनल थिएटर का आरंभ हुआ था यह वाला, और इसी थिएटर के लिए भारत तेंदु ने इस परहर्सन को एक ही रात में लिखा था। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस परहर्सन में भारत तेंदु जी ने उस समय के राज व्यवस्था, उच्च वर्गों की खुशामदी, जाति प्रथा की आलोचना की है। परहर्सन रूपक का वह भेद है जिससे तपस, सन्यासी, पुरोहित, भिक्षु आदि नायकों को और नीच प्रकृति के अन्य व्यक्तियों के मध्य परिहास चर्चा होती है, वही परहास कहलाता है। इस परहर्ष का अंत आलस्य पर सत्य की विजय के साथ सुखांत है। परहर्षण के पात्र हैं, जो पात्र हैं हम लोग उसे पहले देखते हैं। महंत गोवर्धन दास, मछली वाली नारायण दास, कबाब वाला बनिया, घसीराम, नारंगी लाल हलवाई, जात वाला राजा, मंत्री, कुजदीन मुगल, पाचक वाला, माली, 2 नौकर, फरियाद, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भीस्ती, कुसाई, गडेरिया, कोतवार, 4 सिपाही। इतने इनके पात्र हैं। इस परहर्षण में कुल 6 दृश्य है। अंधेर नगरी में कुल 6 दृश्य है। प्रथम दृश्य है स्थान बाहरी प्रांत, महत गुरु और 2 शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास का। दूसरा दृश्य है स्थान बाजार का, कबाब वाला घसीराम, नारंगी वाला हलवाई, कुंजरी, चूरन वाला, मछली वाला बनिया, पाचक वाला, मुगल, जात वाला ब्राह्मण इस दृश्य में दिखाया गया है। दूसरी दृश्य की कथा बाजार से शुरू होती है
तीसरा दृश्य स्थान जंगल से है, महत लोग दोनों शिष्य। तीसरा दृश्य में हृदय में मिलते हैं, यहाँ पर नारायण दास राम भोजो जप करता है। सेंध सब एक से जहाँ कपूर का पास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजिए बास। ये वाला तीसरा दृश्य का एक प्रस्तुति है। इसके बाद चौथा दृश्य हम लोग देखते हैं, स्थान राज्यसभा का होता है। पहला सेवक, मंत्री, राजा, नौकर, कल्लू का ही नाम होता है बनिया, फरियादी, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, गाड़ेरिया, कोतवाल, कसाई। चौथा दृश्य के अंधेर नगरी में चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है। और पांचवा दृश्य में स्थान आयरन है, गोवर्धन दास और उसके 4 प्यादे। छठा दृश्य में दिखाया गया है स्थान शमशान का, गोवर्धन दास, 4 सिपाही, गुरु, महंत, राजा, मंत्री और कोतवाल। छठे दृश्य में सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वह सिपाहियों के अनुनय विनय करता है, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ते हैं। उसी समय उसके गुरु अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ वहां आ जाते हैं और नाटक का समाप्तिकरण ये 6 दृश्यों के अंदर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतेंदु जी का दूसरा नाटक भारत दुर्दशा। इस नाटक में प्रतीकात्मक शैली के द्वारा भारत के तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का चित्रण है। वर्तमान की दुर्दशा का यथार्थ का भी चित्रण है। यह नाटक राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। इसमें एक और ब्रिटिश राज की निर्ममता का चित्रण है, जो दूसरी ओर भारतीयों के आलस्य, निर्धनता, अशिक्षा जैसी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। इस नाटक दुखांत नाटक का नायक भारत है। भारत दुर्दशा नाटक राशक या आलस्य रूपक है। नाटक के स्थान वर्णन जो है, प्रथम अंक विधि और दूसरा अंक शमशान और तीसरा अंक मैदान, चौथा अंक कमरा अंग्रेजी ढंग से सुसज्जित है और पांचवा अंक किताब खाना है। छठा अंक है गंभीर वन का मध्य भाग। इसमें कुल 6 अंक है। पहले में भी 6 अंक था, दूसरा में भी 6 अंक है, यानी कि अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा दोनों में 6-6 अंक है। नाटक के पात्र हैं नायक भारत। यह प्रतीकात्मक नाटक है, इसे भूलना नहीं है। और वो परहास नाटक था, यानी कि भारत दुर्दशा जो है वो प्रतीकात्मक नाटक है और अंधेरी नगरी जो है वो है परहास नाटक। तो हम लोग इसका पात्र देख लेते हैं, कौन कौन पात्र है। प्रथम अंक में योगी, दूसरा अंक में भारत निर्जलता आशा, तीसरा अंक में भारत दुर्देव सत्यानाश फौजदार, चौथा अंक में रोग आलस्य मंदिरा अंधकार, पंचम अंक में सभी लोगों की कॉमेडी पात्र सभापति बंगाली महाराष्ट्री एक्टर कवि 2 महाराज, कुल 7 पात्र हैं। छठा अंक में भारत भाग्य। इसी के साथ यह नाटक भी समाप्त होता है। अब हम लोग तीसरा नाटक देखेंगे, जयप्रसाद द्वारा रचित दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक, अंधा युग नाटक और ध्रुव स्वामिनी नाटक, ये 3 हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। वो तीनों को हम लोग विस्तार पूर्वक उसका इम्पोर्टेंट बिंदु जो होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक का। इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक का इस नाटक में कुल 4 अंक और 44 दृश्य हैं। इसमें गीतों की संख्या 13 है। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरा अंक में 10 दृश्य, तीसरा अंक में 9 दृश्य और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। नाटक के कुल 44 दृश्य है। अब नाटक में कुल पुरुष पात्र देख लेते हैं कितना है और कौन कौन है। सबसे पहले चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, वो मौर्य साम्राज्य का निर्माता
मुख्य पात्र है। दूसरा है चंद्रगुप्त, जो मौर्य सम्राट नाटक के नायक, जो निर्भीक ढंग और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। तीसरा नाम है नंद, मगध का सम्राट। चौथा नाम है राक्षस, जो मगध का आत्महत्य होता है। पांचवा नाम है वररुचि, कात्यायन, मगध का आत्महत्य। सट्टार, जो मगध का मंत्री होता है। अभिंग, यानी कि तक्षशिला का राजकुमार। और आठवां है पर्वतेश्वर, पंजाब का राजा पोरस। इसके बाद होता है सिंहरण, मालवगन, मुख्य का कुमार, जो गौण पात्र है। और 10वां है सिकंदर, ग्रीक विजेता। 11वां है फिलिप्स, सिकंदर का छत्रपति। और 12वां है मौर्य सेनापति, चंद्रगुप्त का पिता। इसके बाद हो जाएगा 13वां ईसाकिटिज, जो सिकंदर का सहचर होता है। 14वां हो जाएगा देवबल, जो नागदत्त, गणमुख्य, मालवा गणतंत्र के पदाधिकारी। इसके बाद साइबतियास, जो है मेघानिश्चित यवनदूत। और फिर 16 हो जाएगा गंधार नरेश, आरंभिक का पिता। 17 हो जाएगा सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस। और 18वां हो जाएगा दंडयायन, जो एक तपस्वी होता है। इतना ही है, 18 टोटल है चंद्रगुप्त में पुरुष पात्र। और अब हम लोग स्त्री पात्र देख लेते हैं। पहला है अलका, दूसरा है कल्याणी, तीसरा है लीला और चौथा है मालविका। 5वां है कॉर्नेलिया और 6 है एलिस। और ये सब का हम लोग पहले जान लेते हैं। अलका कौन है, कल्याणी कौन है। अलका है तक्षशिला की राजकुमारी, कल्याणी है मगध राजकुमारी। लीला है कल्याणी की सहेलियाँ। मालविका है सिंधु देश की राजकुमारी, मुख्य नारी पात्र, एक संघर्षशील स्वाभिमानी स्त्री जो अशिक्षित भी है। कॉर्निया सेल्यूकस की पुत्री है। एलिस कॉर्निया की सहेली है। इसके बाद हो जाएगी सुरवासिनी, जो सटकार की कन्या होती है। टोटल 7 है इसमें स्त्री पात्र। और 18 हो जाएगा इसका पुरुष पात्र। और नाटक का प्रकाशन हो जाएगा 1931। इसमें कुल 44 दृश्य है, वही सब जो प्रथम अंक में 11 और दूसरा में 10, तीसरा में 9 और चौथा में 14 है। टोटल मिला के 11 हो जाएगा और कुल 4 अंक है। ये भूलना नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य का। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नाटक, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित दूसरा नाटक जो है वह है हम लोग का स्कंदगुप्त है। तो उसको देखेंगे हम लोग। स्कंदगुप्त में कुल 5 अंक है। सबसे पहले हम लोग अंक देखेंगे, 5 है। इसके बाद इसमें 33 दृश्य है और गीतों की संख्या टोटल 17 है। प्रथम अंक में 7 दृश्य है, दूसरा अंक में 7 दृश्य हैं और तीसरा अंक में 6 दृश्य है। चौथा अंक में 7 दृश्य, 5वां अंक में 6 दृश्य है। नाटक का कुल पुरुष पात्र की संख्या 17 है। स्कंदगुप्त में 17 है। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य उन्हीं का नाम है। स्कंदगुप्त नाटक देश प्रेमी, नीतिज्ञ, स्वाभिमानी, वीर योद्धा और स्त्रियों का सम्मान करता है। और कुमारगुप्त जो है दूसरा, वो मगध का सम्राट और महादंडनायक है। गोविंदगुप्त कुमार का भाई और पर्णदत्त मगध का महानायक। चक्रपलित पर्णदत्त का पुत्र और वर्धुवर्मा मालव का राजा। पंचम बुद्धि बौद्ध कलापिक सर्वनाक जो अंतर्देव की विषयपति होते हैं वही है। कुमारदास उन्हीं का नाम धातुसेन होता है, जो है सिंगल का राजकुमार। परगुप्त वह है कुमारगुप्त का छोटा भाई। भटांक जो है नवीन महालब्धिकृत। इसके बाद हो जाएंगे खिलिंग जो हुल आक्रमणकारी होते हैं। और इसके बाद पृथ्वीसेन मंत्री कुलात्मात्य और मुद्रल जो वितूषक है। प्रख्याकृति लंकाराज कुल का भ्रमण, महाबोधि विहार, सर्ववीर महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, पहाड़ी सैनिक आदि। इतना सारे हैं पुरुष पात्र। अब स्त्री पात्र को हम लोग देखते हैं। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी, अस्कदन की माता होती हैं।
इसके बाद है अनंत देवी, कुमारगुप्त की छोटी रानी पर गुप्त की माता। इसके बाद जयमाला, बंधु वर्मा की स्त्री, मालव की रानी। इसके बाद देवसेना, बंधु वर्मा की बहन, विजया, मालव के धन कुबेर की कन्या। इसके बाद कमला, भटाक की जननी, रामा, सर्वांगना की स्त्री, मालिनी, मित्रगुप्त की परियानिनी सखी, दासी इत्यादि। गीतों की संख्या 17 है। देवसेना के 5 गीत, विजया के 2 गीत, टोटल है 17। इसके बाद नर्तिकों का 2 गीत है, नेपथिन के 2 गीत, देवसेना के सखी का 1 गीत, मृतदीप और मर्तल के संबंधित स्वर के प्रार्थना का 1 गीत, मित्रगुप्त का 2 गीत, समूहगान का 1 गीत और अस्कंदगुप्त के 1 गीत। टोटल मिला के 17 गीत हो जाते हैं। अस्कंदगुप्त में नाटक के पात्रों के 3 प्रकार, देव पात्र, दानव पात्र, मानव पात्र, ये 3 प्रकार हैं। देव पात्र अस्कंदगुप्त, देवसेना, पर्णगुप्त और बंधु वर्मा। दानव पात्र भटांग, प्रचंडबुद्धि, अनंत देवी और विजया। मानव पात्र सर्वानाग और जयमाला। अस्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिकता मगध का गुप्त राजवंश, मालव का राजवंश, विक्रमादित्य और कालिदास हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा नाटक जो है वो देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसमें कुल अंक 3 हैं। इसमें दृश्य विधा नहीं है। ध्रुव स्वामिनी में दृश्य नहीं है। कुल 3 अंक है। प्रत्येक अंक में 1 दृश्य और 4 गीत है। प्रत्येक अंक में 1 दृश्य और 4 गीत है, ये भूलना नहीं है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में नायिका है ध्रुव स्वामिनी और नाटक चंद्रगुप्त, यह नायिका प्रधान नाटक है। हम लोग पहले पुरुष पात्र देख लेते हैं। चंद्रगुप्त नायक है। अस्कंदगुप्त का छोटा बेटा, रामगुप्त का भाई, योग उत्तराधिकारी, वीर साहसी, ध्रुव स्वामिनी की प्रेमी, किंतु कलह के कारण राज सिंहासन और ध्रुव स्वामिनी का त्याग। इसके बाद रामगुप्त है, राजा और चंद्रगुप्त का भाई, अस्कंदगुप्त का बड़ा बेटा, स्वार्थी, विलासी, ध्रुव स्वामिनी का पति, शिखर स्वामी के हाथों का कठपुतली है। रामगुप्त सकराज के साथ युद्ध करने से डर से ध्रुव स्वामिनी को सौंपना चाहता है, ये रामगुप्त है। और तीसरा है शिखर स्वामी, आत्महत्या। रामगुप्त का विश्वास पात्र, शिखर स्वामी के सहयोग से राजगुप्त राजा बन जाता है। इसके बाद है पुरोहित, धर्मशास्त्र का आचार्य। इसके बाद सटराज, शत्रु राजा, कोमा का प्रेमी तथा ध्रुव स्वामिनी के पति, आकृष्ट और प्रतिद्वंदी शासक चंद्रगुप्त के द्वारा मृत्यु होता है इनका। खिलिंग काल्पनिक पात्र हैं। मिहिर सेन सटराज का आचार्य, कोमाक का धर्म पिता और कुशल राजनीतिक नारी पात्र। अब हम लोग देखते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका, रामगुप्त की पत्नी, चंद्रगुप्त की प्रेमिका, साहसी वीर, आत्मसम्मानी। ध्रुव स्वामिनी युवराज चंद्रगुप्त की पत्नी बनने वाली थी, लेकिन संताप पालते ही के कारण रामगुप्त शासन बनकर ध्रुव स्वामिनी को पत्नी बना लेता है। तो ध्रुव स्वामिनी है इसकी नायिका। इसके बाद है मंदाकिनी, जो काल्पनिक पात्र है, रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। न्यायप्रीत, कर्तव्यनिष्ठ, निर्भीक, विवेकशील तथा शोषण के विरुद्ध रहती है। इसके बाद है कोमा, ये भी एक नारी पात्र है, काल्पनिक पात्र है ये। शत्रुराजी सटकाज की प्रेमिका, महिरदेव की पुत्री है ये। इसके बाद हम लोग देखते हैं खड्गधारिणी, रामगुप्त की दूतचार है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गौण पात्र, ये राम है, दूसरा शत्रु राजा है। इसके बाद है महिरदेव, कोमा के पिता, कुबड़ा, बोना, हिजड़ा, प्रतिहारी, खड़ग धारिणी, पुरोहित, खिंगील और समांत कुमार। ध्रुव स्वामिनी नाटक का है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 अंक है। प्रथम अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। प्रथम अंक में है राम
रामगुप्त की शिविर से आरंभ होता है। दूसरा अंक में सटराज की शिविर से आरंभ होता है और तीसरा और अंतिम अंक में शकदुर्ज की भीतरी प्रकोष्ठ से होता है और वही ध्रुवस्वामिनी नाटक का अंत होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है, उसको हम लोग देखेंगे और फिर उसका पूरा मुख्य बिंदु को देखते हैं। नाटक अंधा युग का लेखक है धर्मवीर भारती, जिसे हम लोग जानते हैं। यह एक काव्य नाटक है। अंधा युग भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। छठे दशक की रचना महाभारत के कथानक के आधारित नाटककार के आधुनिकता बोध एवं वैचारिकता से संपन्न एक श्रेष्ठ कृति है। धर्मवीर भारती द्वितीय शतक के कवि थे। अंधा युग नाटक के रचनाकार तो ये धर्मवीर भारती है ही, लेकिन उनका रचना हुआ था 1954 ईस्वी में और इसमें कुल 5 अंकों का गीति नाटक है। अंधा युग की पहली बार प्रकाशन आकाशवाणी पर हुआ था। यह नाटक वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया था। इस नाटक में सशक्त भीम योजना और मुक्त छंदों की प्रधानता थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस नाटक में सशक्त भीम योजना और मुक्त छंदों की प्रधानता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस नाटक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। महाभारत में 18 पर्व और 100 उप पर्व है। इसका पहला पर्व आदि पर्व और 18वां पर्व स्वरागमन है। ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है इस नाटक का। तो इस नाटक का उद्देश्य जान लेते हैं। धर्मवीर भारती जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध का रूपांतर किया है। आज के विघटित मानव मूल्यों की तपस्या का नाटक की प्रमुखता के स्थान दिया है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विघ्नस्तकारी परिणाम, भाई भतीजावाद, धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को मुखारित किया है। नाटक का आरंभ में ही धर्मवीर भारती जी ने स्वयं कहा है, युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसकी स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विचित्र है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उछली है दोनों की पक्षों में। सिर्फ कृष्ण से साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर है अंधे पदभ्रष्ट आत्महत्या विगलित अपने अंदर ही अंधा गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है। यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। अंधा युग नाटक की कथा वस्तु 5 भागों में विभाजित है और रचित कृत्य 8 भागों में रचित है, जिसके बीच में अंतराल है। अंकों का विवरण और स्थान भी पूछ लेता है कभी कभी, तो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इस नाटक में 5 अंक और 8 भाग है। स्थापना, अंतराल और समापन में ये तीनों अंक नहीं हैं। इसके बाद स्थापना जो है अंधा युग का प्रथम अंक कौरवी नगर में होता है। दूसरा अंक पशु का उदय से होता है। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य से होता है। अंतराल पंख, पहिया और पट्टियाँ। चौथा अंक गंधारी का साप से होता है। पंचम अंक विजय एक कार्मिक आत्महत्या से होता है। समापन प्रभु की आत्महत्या से होता है। नाटक का पात्र, नाटक में कुल 16 पात्र है, जिसमें 15 पुरुष पात्र और 1 स्त्री पात्र है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, दुर्योधन का मित्र। कृष्ण की शत्रुता का संबंध रहता है इसमें। और कृष्ण पौराणिक कथा का भिन्न मानवीय रूप से चित्रण। नाटक का केंद्र नायक गंधारी धृष्टराज की पत्नी और कौरवों की माँ। धृष्टराज जन्म से अंधे हैं। पुत्र मोह के कारण संता को अविवेकी पुत्र को सौंपना चाहते हैं। एक पुत्र मोह में अंधा पिता। कृतवर्मा युद्ध के बाद भी जीवित रहते हैं। कौरवों को तरफ लड़ने वाला एक महारथी होते हैं।
संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत युद्ध के आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। विचयाचक ज्योतिषी काल्पनिक पात्र हैं। कौरव की विजय की भविष्यवाणी करना, कृष्ण के आने के कारण भविष्यवाणी झूठा हो जाना और अश्वत्थामा द्वारा मृत्यु प्राप्त होना। प्रहरी 1 काल्पनिक पात्र, प्रहरी 2 काल्पनिक पात्र। व्यास मुनिवर जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दिया है। और विदुर गांधीवाद पात्र, कृष्ण भक्त, कुशल राजनीतिक। युधिष्ठिर जो है वो भी पात्र है, वो है पांडवों से सबसे बड़े भ्राता धर्मराज के नाम से जाना जाता है। कृपाचारी राजगुरु युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की अंतिम 101 पुत्र जो पांडव की तरफ से युद्ध लड़ता है और वह युद्ध से बच जाता है। गूंगा भिखारी ये भी एक पात्र है, एक घायल सिपाही जो युद्ध से बच जाता है और गूंगा हो जाता है। इसके बाद हम लोग बलराम को देखेंगे जो है कृष्ण के बड़े भाई जो कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं। अंधा युग का कुछ विषय वस्तु देख लेते हैं। यह ना बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है धर्मवीर भारती का। अंधा युग नाटक में धर्मवीर भारती ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावावेश को स्थापित किया है। इस नाटक में अंतर्मयन और अनैतिक आचरण का विरोध दिखाई देता है। इस संबंध में विदुर एक जगह कहा है, विदुर मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुलजारिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। यही इसमें है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लक्ष्मी लाल जी की जो है सिंदूर की होली। यह भी इम्पोर्टेंट नाटक है दोस्तों, इसको भी भूलना नहीं है, इसको तो देखना ही देखना है। इस नाटक में जो है इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। पहले इसका प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। यह एक समस्या प्रधान नाटक है। सिंदूर की होली की कथा चित्ररंजन नारीत्व की समस्या पर आधारित है। इसके प्रेम का आचार प्रथम दर्शन और प्राकृतिक आकर्षण है। इसमें निस्वार्थ और आदर्श प्रेम का चित्रण है। रोमांटिक भावुकता का यथार्थ बुद्धिवाद से टकराव का चिंतन, जैसे कर्म वैसे फल का अभिव्यक्त भी है। और भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था का चित्रण भी है और विधवा महिला का चित्रण है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। सिंदूर की होली का नाटक जो है वह 3 अंक में विभाजित है। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। नाटक के पात्र मुरारी लाल जो है, जो कि एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन है, जिसके 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत नामक लड़के की हत्या का मार्ग निरापद कर देते हैं। चंद्रकांता मुरारी लाल की बेटी है जो रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत को हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उनकी विधवा बन जाती है। यह मनोरमा है एक पात्र जो रूढ़िवादी सोच वाली स्त्री और चंद्रकांता का विद्रोही होती है। भवंत सिंह ये भी पात्र हैं, रजनीकांत की हत्या करने वाला। इसके बाद रजनीकांत जो है रजनीकांता की प्रेमी, चंद्रकांता की प्रेमी होते हैं। इसके बाद है महिर अली, वो मुंशी होते हैं। बस इतना ही पात्र है इसमें। और अब हम लोग देखेंगे आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक, इसमें कुल 3 अंकों में विभाजित है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन 1958 यानी कि 58 में हुआ था। यह मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। यह प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है। सन 1959 में इस नाटक का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने का संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें मिला। 1971 में मणिकौल के निर्देशक ने इस पर आषाढ़ का एक दिन पर फिल्म बनी जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था। इसके बाद फिल्म का फेयर पुरस्कार मिला था। एक दिन विभिन्न धर्मी प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें मुख्य बीम में की है। यह नाटक कालिदास जी की कृति
और उन्हीं के जीवन पर आधारित है। नाटक का पात्र कालिदास, कवि और नायक अंबिका गांव का एक वृद्ध महिला मल्लिका की माँ। इसके बाद देखेंगे मल्लिका अंबिका की पुत्री, कालिदास की प्रेमिका। दांतुल जो है राजगुरु है, मातुल कवि मातुल हैं, संगनी रंगनी दोनों नागरी है, और निपेक्ष गांव का पुरुष है। इसके बाद प्रियंगु मंजरी राजकन्या है जो कवि की पत्नी होती है। बस इतना ही है इनका पात्र, और बहुत अच्छा नाटक है। हम पूरा नाटक अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप लोग चाहें तो जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आधे अधूरे नाटक में चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक हो चुका। आधे अधूरे नाटक में हम लोग देखेंगे इसका प्रकाशन वर्ष। पहले ये लिखे हैं मोहन राकेश ने, और जो पहले वाला था आषाढ़ का एक दिन वो भी लिखे हैं मोहन राकेश ने। और आधे अधूरे नाटक में हम लोग ये देखेंगे कि इसका प्रकाशन हुआ था 1959 में। आधे अधूरे नाटक की पहली बार ओम शिवपुरी के निर्देशक में दिशानंतर द्वारा दिल्ली में फरवरी 1959 में मंचन हुआ था, और यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका 1959 में 3-4 अंकों में प्रकाशित हुआ था। यह मध्यवर्गीय परिवार जीवन पर आधारित समस्या प्रधान नाटक है। यह पुण्यता का तलाश की नाटक है। इस नाटक में मील के पत्थर भी कहा जाता है। रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक का प्रयोगशील नाटक कहा जाता है, और बहुत अच्छा नाटक है। ये भी हम चैनल पर अपलोड किए हैं। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही पुरुष 4 पुरुषों की भूमिका पात्र मात्र वस्त्र परिवर्तन के आधार पर करता है। पुरुष 1 महेंद्रनाथ, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन, पुरुष 4 जुनेजा के रूप में चिह्नित करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आधे अधूरे नाटक का उद्देश्य स्त्री पुरुष के संबंधों में व्याप्त असफलताओं, अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं, यौन कंठाओं तथा भय, घृणा और आक्रोश के उजागर करता है। आधे अधूरे नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने महानगरों में रहने वालों मध्य वर्गीय जीवन की विसंगतियों एवं विडंबनाओं का चित्रण किया है। भूमंडलीकरण की इस दौर पे मध्यवर्गीय परिवार को टूटते बिखरते रिश्ते, उनका अधूरापन, कुंठा गठन इत्यादि को मोहन राकेश ने सावित्री और महेंद्रनाथ के परिवार के माध्यम से सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक विघटन, पुरुष स्त्री संबंध, स्त्री जीवन की त्रासदी आदि का प्रभावपूर्ण चित्रण हुआ है। और पात्र परिचय सावित्री जो नाटक की नायिका होती है, महेंद्रनाथ की पत्नी, उम्र 40 वर्ष, पुरुष महेंद्रनाथ जो 1 होते हैं, पुरुष 1। सावित्री की पति, उम्र 49 यानी कि 49 वर्ष, और पुरुष 2 सिंघानिया। सावित्री का बॉस, चीफ कमीशन, पुरुष 3 जगमोहन, सावित्री की प्रेमी, अवसरवादी, पुरुष 4 जुनेजा, महेंद्रनाथ का पुराना दोस्त, और बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी, उम्र 20 वर्ष। इसके बाद किन्नी जो है सावित्री की छोटी बेटी जो उम्र है 13 वर्ष, अशोक 21 वर्ष, सावित्री और महेंद्रनाथ का बेटा। और नाटक का विषय जो है ये है मध्यवर्गीय जीवन की विभिन्नताओं का चिंतन है, पारिवारिक विघटन का चिंतन है, स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण है, नारी का त्रिसदी का चित्रण है, और व्यवहारिक संबंधों का विडंबनाओं का चित्रण है इस नाटक में। इसके बाद हम लोग दूसरा नाटक देखेंगे, हबीब तनवीर का लिखा हुआ है आगरा बाजार। आगरा बाजार नाटक जो हबीब तनवीर द्वारा लिखा हुआ है, यह भारत के सबसे मशहूर लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। तनवीर हिंदुस्तानी रंगमंच में सलाका पुरुष थे। उन्होंने लोकधर्मी रंगकर्म को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया और भारतीय रंगमंच को एक नया मुहावरा दिया। नाटक के पात्र हैं। नाटक में कोई भी पात्र मुख्य भूमिका में नहीं है। 2 अंकों के
इस नाटक के पात्रों की संख्या बहुत अधिक है। पहला अंक का पात्र फकीर, लट्टू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, मदारी वाला, बर्तन वाला, अजनबी, शायर, हम जोली, कनमोलिया, कान साफ करने वाला, तजकिरानवीस, वित्रांत लिखने वाला, ग्राहक, लड़का, कमीशन, चमेली, कमीशन, हिजड़ा, चमेली, हिजड़ा, निवासी, नजीर की निवासी। इस नवासी को लेकर हबीब तनवीर ने कहा है कि निशादी बिकायत बेगम थी, जिसने नजीर के विषय में बहुत सारी बातें का पता चलता है। तमाम भीम इत्यादि अनेक पात्र हैं। दूसरे पात्र में है पतंग वाला, अंधा भिखारी, हमीद, एक बालक, बेनी प्रसाद, होली गाने वाले, पहला सिपाही, दूसरा सिपाही, तलबची और संगलियाँ हैं। पात्रों की संख्या अधिकता के कारण नाटकीय तत्व विधान त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। आगरा बाजार नाटक का कुछ कथानक हम लोग देख लेते हैं। आगरा बाजार नाटक एक ऐसे ककड़ी बेचने वाले की कहानी है जिसमें ककड़ी कोई भी नहीं खरीदता है। जब वो अपना ककड़ी नजीर अकबराबादी की कविताओं का वाचन करते हुए बेचता है तो उनकी ककड़ियाँ बिकने लगता है। नाटक का आरंभिक दो फकीर हजब सोबाब नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाले गीते हुए प्रवेश करता है। एक फकीर कफनी पहने हुए, एक हाथ में कक्सखोल भिक्षा पात्र और तस्वीर अपने जपने का माला और दूसरे फकीर के हाथ में एक डंडा और लोहा का कड़ा है। दोनों नज्म पढ़ते और ताल में पर कड़े बजाते हुए बाहर चल जाते हैं। यह नजीर का कविता है। यह कविता ने भारत की दुर्दशा का वर्णन है। आगरा बाजार नाटक का विषय वस्तु है, बेरोजगारी का वर्णन है, शायरों का जीवन का वर्णन है, साहित्य प्रकाशन व बिक्री का व्यंग, गरीबी, लाचारी, मजदूरी का चित्रण भी है, व्यापारियों का दर्द की कथा भी है, आगरा शहर का बाजार का वर्णन है, पुलिस की लापरवाही है, फकीरों का उपदेश के गीत है, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का निरूपण है, इतिहास, परंपरा और आधुनिकता का बोध है, लोक जीवन और मानवता का निरूपण भी है। नजीर का नज्म पितामह के रूप में प्रतिष्ठित भी है। इसके बाद नाटक में स्थानीय सांस्कृतिक, लोक जीवन और लोक परंपराओं का चित्रण है, पुलिस व्यवस्था का कार्यशैली और व्यापारियों का दर्द का चित्रण है। व्यापारियों का दर्द, इतिहास के फलक पर आधुनिक समस्याओं का चित्रण भी किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब देखना जरूरी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नाटक में चलते हैं। दयाल सक्सेना वे जो है मतलब जो नाटक लिखे हैं बकरी नाटक हम लोग देखेंगे। अब नट नटी और भिक्षी जो नाटक है उसमें से पात्र हम बता रहे हैं। दुर्गनशील, कर्मशील, सत्यवीर ये तीनों धर्म शोषण नेतागिरी के प्रतिनिधित्व करते हैं। सिपाही है, विनती है जिनका बकरी होता है और नवयुवक काका, काकी, चाचा, राम एक ग्राम दूसरा ग्रामीण। बकरी नाटक का विषय वस्तु। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली से हुई है और इसमें दोहा, चौबोला, बहरेतवील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग हुआ। थोड़ा सा मिस्टेक है, शायद चौपाई होगा और पता नहीं क्या है, इस तरह से लिखा हुआ है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्याख्या, भ्रष्टाचार और विसंगतियों का चित्रण है। बकरी आम आदमी का प्रतीक है। गांधी जी के नाम पर संता तो हत्या लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों में किस तरह मटिया मेट कर देते हैं उनका वर्णन है। इस नाटक में राजनीतिक नाटक में गांधी जी का नाम एवं सिद्धांतों की आड़ पर अपनी स्वार्थ पूर्ति करने वाले नेताओं की पोल खोलने का भरसक प्रयास किया गया है। यह नाटक ग्रामीण की आम आदमी के जीवन को जागृत लाने का उद्देश्य से लिखा गया है। इसके बाद है शंकर शेख
ये लिखे हैं एक और द्रोणाचार्य नाटक, उसका हम लोग देखेंगे प्रमुख बिंदु। तो एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन 1977 में हुआ था। कुछ लोग इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1971 भी बताते हैं। शंकर शेख हिंदी की सटोत्री पीढ़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। वे कवि और कहानीकार भी थे, किंतु नाटककार के रूप में वे अधिक प्रसिद्ध हुए। एक और द्रोणाचार्य नाटक का वर्तमान शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से किया है जिसने एक शिक्षक को अपने सिद्धांतों को समझौता करते हुए अन्याय सहने की परंपरा दे दिया है। इस नाटक की पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया गया है। इस नाटक में नाटककार के वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से विस्तृत भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ तथा आर्थिक एवं राजनीतिक दबावों के चलते निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चित्रण को उद्घाटन किया है। महाभारतकालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान विसंगतियों को दिखाया गया है। नाटक का 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 4 दृश्य है, उत्तरार्ध में 7 दृश्य है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन। नाटक का पात्र परिचय है। इस नाटक के 2 तरह की कहानियाँ चलती है। दोनों कहानियों के पात्र अलग अलग हैं। एक कहानी महाभारत के द्रोणाचार्य की है और दूसरी कहानी आज के समय के प्रोफेसर अजय की है। पौराणिक पात्र द्रोणाचार्य, एकलव्य, कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी होती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हैं। भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर, सैनिक, ये है कुल पात्र। और आधुनिक काल के पात्र हम लोग अब देखेंगे और उनका पात्र है अरविंद। नाटक का प्रमुख पात्र प्रोफेसर लीला, अरविंद की पत्नी, इंदु, अरविंद की का साथी जूनियर प्रोफेसर, यश प्रिंसिपल 60 वर्ष का है, चंदू अरविंद का छात्र 20 वर्ष और अरविंद के कॉलेज के प्रेसिडेंट, विमलतु मृत शिक्षिका। इसके बाद हम लोग अनुराधा छात्र 20 वर्ष की है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नाटक उपेंद्रनाथ अक्ष की ओजो दीदी। ये नाटक भी अच्छा ही नाटक है। ओजो दीदी नाटक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ है। इस नाटक का मंचन 30 जनवरी 1954 में मुंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा सेंट जेवियर स्कूल में हुआ था। यह 2 अंक में का है। यह नाटक दोनों अंकों में 3-3 दृश्य है। पहला अंक का स्थान दिल्ली में अंजनी दीदी के बंगले की बैठक के खाने का कमरा 1933 गर्मियों का एक दिन। दूसरे अंक का स्थान है दिल्ली में अंजलि दीदी के वह बैठक स्थान खाने का कमरा 20 वर्ष से बाद 1953 सर्दियों का दिन है। ओजो दीदी का उद्देश्य देख लेते हैं। ओजो दीदी यह नायिका प्रधान नाटक है। अक्ष जी की सर्वाधिक लोकप्रिय और पौराणिक नाट्य कृति है। यह नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें यात्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति है। नारी की कठोर पारिवारिक निरंतर का परिवार विघटन की समस्या है। पात्र परिचय है अंजलि ओजो दीदी प्रमुख पात्र है, लगभग 30 वर्ष। इसके बाद है श्रीपंत ओजो दीदी का भाई 27-28 वर्ष। इसके बाद है इंद्र नारायण जो है ओजो दीदी का पति वकील 38 और 40 वर्ष। अनिमा ओजो दीदी की सहेली है। नीरज ओजो दीदी का पुत्र 11 वर्ष। मुन्नी नौकरानी है 25 वर्ष और रामू नौकर है। दूसरा अंक का पात्र है 20 वर्ष बाद ओमी नीरज की पत्नी अंजलि की बहू। ओजो नीरज की मौसी अन्नू नरीज नीरज का दोस्त। निपत नीरज का मामा और इंद्र नारायण नीरज उम्र 31 वर्ष। नीलम नीरज का बेटा 11 वर्ष। ओजो दीदी का मुख्य जो है वो हम लोग जान लेते हैं कुछ। ओजो दीदी नाटक का कथानक का अभिजातीय वर्ग का परिवार से संबंधित है। नाटक की नायिका ओजो अंजलि है जिनका नाना जी ने गोद लिया था। उन्हें उनके नाना जी से ही जीवन
को नियंत्रित और अनुशासित रखने का संस्कार मिले हैं। ये संस्कार उन पर हमेशा हावी रहते हैं। उनके चेहरे पे हमेशा अखंड अहम झलकता रहता है। ने अपने जीवन के साथ परिवार के सभी सदस्यों, यहाँ तक नौकर के जीवन को भी अनुशासित कर रखा है। समय की पाबंदी की सनक अंजलि इस कदर सवार थी कि मनुष्य की सहज जिंदगी को घड़ी की तरफ निरंतर निमंत्रण बना देती है। इसके बाद हम लोग नाटक डाइनिंग कमरा से शुरू होता है। नाश्ते में देरी होने के कारण ओजो दीदी अपने काम करने वाली नौकरानी मुन्नी से पर गुस्सा होती है। ओजो दीदी का कहना है कि जीवन एक महान गति है, प्रातः एवं शांति उनकी सुइया है जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। वो अपनी सहेली अनिमा से बात करते हुए कहती है, उस समय जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्राप्त संज्ञा उनकी सुइयाँ हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरे घर भी घड़ी की सुई की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। यह है ओजो दीदी नाटक का मुख्य उद्देश्य। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मन्नू भंडारी महाभोज नाटक। और इस नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में 1969 में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक है। इस उपन्यास को नाटक के रूप में 1983 यानी कि 83 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंगमंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में यह पहली अपने आप में अलग कृति है जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया था। महाभोज नाटक सरोहा गांव का जिक्र है। यह नाटक उत्तर प्रदेश गांव पश्चिमी भाग में स्थित है। नाटक के पात्र हैं दास साहेब, यह हैं मुख्यमंत्री सुकुल बाबू, संता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और सहोरा गांव का विधानसभा सीट के प्रत्याशी अब्बा साहेब, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष पंडा जी, दास साहेब के निजी सचिव लखन सिंह, सोहरा गांव की सीट से संताधारी पट्टी को प्रत्याशी दास साहेब की विश्वासी पात्र जमुना बहन दास साहब की पत्नी और MC सक्सेना पुलिस अधीक्षक DRG सिन्हा। यह बड़ा ही स्वार्थी चरित्र है। श्रीमती सिन्हा DRG की पत्नी, दत्ता बाबू मशाल समाचार पत्र का संपादक, भवानी मशाल का सहायक संपादक, महेश रिसर्च स्कॉलर व सूत्रधार। इसके बाद है रत्ती दास साहिब की PA, हीरा बीसू की पिता, बीसेसर उर्फ बीसू मुख्य पात्र है। ये हरिजनों का हमदर्द जो हरिजन बस्ती में आग जली के सबूत इकट्ठा करने के कारण मार दिया जाता है। बिंदेश्वरी प्रसाद उग्र बिंदु जो बीसू की अभिन्न मित्र है। उकमा बिंदी की पत्नी, जोरवार स्थानीय बाहुबली और दास साहब की सहयोगी। काशी सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री का और सदाशिव अन्ने जो है जनताधिकारी पार्टी के अध्यक्ष। और इसके बाद है जोरावार स्थानीय बाहुबली और दास साहब की सहयोगी लखन सिंह जो है सहोरा गांव का सीट के संताधिकार पार्टी के प्रत्याशी दास साहब की विश्वास पात्र। लोचन भैया सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों के मुखिया। इसके बाद है दा बाबू मशाल समाचार पत्र के संपादक। इस नाटक का थोड़ा सा उद्देश्य भी जानना जरूरी है, तो हम लोग उद्देश्य भी जान लेते हैं। इस नाटक में राजनीतिक स्वार्थी के लिए नैतिक पतन का चित्रण है। इसमें गरीब और दलितों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। चटुकारिता पद लोकपता लोकतांत्रिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार का दुरुपयोग का झलक है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभकारों पत्रकारों का स्वार्थ बस बिकाऊ हो जाते हैं। गुनाहगारों
को बचाने और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र से रचा जाता है। नाटक में कुल 11 दृश्य हैं और इसी के साथ हम लोग का सब पुणे नाटक का जो है क्लास ख़त्म होता है। और जितना भी नाटक है उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने बता दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो मतलब नाटक दिया हुआ है सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग हमने बताया है, तो उसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और यदि आप लोग हाउस वाइफ है या फिर बॉय भी है, कहीं जा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो एक हेडफोन के द्वारा कान में भर लीजिए और मेरा वाचन सुनते रहिए। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। आई होप क्लियर होगा ही, लेकिन सुनने के बाद एक होता है ना रिवीजन क्लास टाइप का, वो हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा कि कब क्या कितना पात्र है, किस में कितना अंक है, कब प्रकाशित हुआ वगैरह वगैरह, इनका लेखक कौन है, ये सब आपको अच्छे से हो जाएगा। और यदि आप लोग नॉर्मली सुनना भी चाहते हैं तो आप लोग सुन सकते हैं, जिससे सारे जो है आपका मतलब कि नाटक का यूनिट 8 का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेकर आएंगे वो उपन्यास का लेकर आएंगे, वो भी आप लोग पूरा देखिएगा। उससे भी आपका मतलब 10-12 क्या 20-25 तो आ ही जाता है। मेन उपन्यास में कथन पूछता है और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बीच बीच से उठा के वो पूछ देता है। उपन्यास में थोड़ा सा ये होता है, लेकिन नाटक में ज़्यादातर उनका प्रकाशन वर्ष और पात्र अंक या फिर उनका प्रमुख पात्र और पात्र का संख्या, यही सब मेन पूछते हैं UCG नेट में। तो हम वही सब आप लोगों के साथ जिक्र किए हैं और वही सब अच्छे से आप लोग देखिए, वो अच्छे से सुनिए और आप लोग अपना नंबर कम से कम 40 तो करेक्ट करके आइएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ये सिर्फ UCG नेट के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें ये सब बहुत सारे पूछते हैं, लेकिन मैं वाकई जो बताया जाए कि UCG नेट का ही सिलेबस देखकर मैं ये सारे नाटककार को आप लोगों के समक्ष लाई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कि हमारा ये वाला नाटक छपुनी नाटक जो सिलेबस में दिया गया है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। आपका कमेंट का हमें वेट रहेगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसा लगा। तब फिर फुल एनर्जी के साथ मैं दूसरा ज़रूर लेकर आऊँगी और अलग से एक नाटक का अलग से मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, पर थोड़ा समय चाहिए क्योंकि अभी नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं कब लेकर आते हैं अगले आप लोगों के साथ, और फिर देखते हैं कब तक हो पाता है। तो मिलते हैं अगली में।